24 न्यूज के साथ मैं हूं अलियार है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते वार के हवाले से। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग का फैसला किया गया है। केसेस की शरह देखकर स्कूल बंद करने का फैसला होगा, जबकि वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। सूबों की मुशावरत के बाद 48 घंटे में नई पाबंदियों का ऐलान होगा। कोरोना के फैलाव और वैक्सीनेशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला भी किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा सबा बजीर से। सबा, बताइएगा तालीमी इदारों के हवाले से क्या फैसला किया गया है कोरोना हमलों की जद में जो आए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की जानिब से तालीमी इदारों में टेस्टिंग के नताइज आना शुरू हुए हैं, तो मुतादिद तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स कोरोना की गिरफ्त में आ गए हैं। इस हवाले से क्या आपके पास तफसील है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से जो स्कूलों में मुख्तलिफ जगहों पर जो टेस्टिंग का अमल किया जा रहा था, उसके नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और कल जो है 3 स्कूलों में कोरोना के केसेस जो हैं वो ज़ाहिर हुए थे, और जिसके बाद उन तीनों स्कूलों को सील किया गया था। लेकिन आज जो है स्कूलों की तादाद बढ़ चुकी है और आज स्कूलों में 5 हो चुके हैं, और 5 स्कूलों में मुतअद्दिद ऐसे तलबा हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, और जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है, और जिसमें स्कूल को बंद करने के हवाले से जो है वो बताया गया है। स्कूल बंद करने के हवाले से बताया गया है। ठीक है सबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं स्कूलों की बंदिश के हवाले से। अपने नाज़रीन को बताएं कि तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग का फैसला किया गया है। केसेस की शरह देखकर स्कूल बंद करने का फैसला होगा, और वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास भी हुआ है। सबा, बताइएगा, आप हमें अपडेट करी थी। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर असद उमर के ज़रिए सदारत आज बैनुल सूबाई वज़राए कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई थी, जिसमें NCOC के इजलास भी था, और उसके साथ साथ मुल्क भर में जो कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके हवाले से भी आज अहम फैसले होना थे, और स्कूलों की बंदिश के हवाले से भी आज अहम फैसले जो हैं वो होने थे। और आज के जो इजलास हुआ है वो कल दोबारा इजलास जो है वो बुला लिया गया है, और आज के इजलास में ये भी फैसला किया गया था कि नए NIPs का जो इतलाक है वो 48 घंटों में किया जाएगा, और 48 घंटों में NCOC के क्या फैसले हैं वो सामने आज आ जाएंगे। और इस वक्त मैं आपको बताती चलूं कि ओमिक्रॉन के केसेस और कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, और इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन शरह जो है वो कराची में रिकॉर्ड की गई है ओमिक्रॉन की, और जिसकी वजह से आज ये अहम फैसला जो है वो सामने आने का भी हो सकता है कि आया कि कराची में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया जाएगा, या स्कूल्स के हवाले से छुट्टियां की जाएंगी। और आज वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद की जानिब से भी ये बात जो है वो सामने आई है। उनका यही कहना है कि मुख्तलिफ सूबों में देखा जाएगा कि जहाँ पर ज़्यादा कोरोना के केसेस हो रहे हैं और जिन जिन इलाकों में ज़्यादा केसेस हो रहे हैं वहाँ पर स्कूलों के बंद करने के हवाले से भी अहम फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। और आज का इजलास जो है NCOC का वो बहुत अहम था, क्योंकि आज के इजलास में ये फैसला किया गया है कि अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि अगले 48 घंटों में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे स्कूल्स के बंद होने के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, और ये जो कोरोना और ओमिक्रॉन के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके हवाले से। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। सबा, हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रही हैं। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग का फैसला किया गया है, जबकि केसेस की शरह को देखकर ही स्कूल बंद करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, और सूबों की मुशावरत के बाद 48 घंटे में नई पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। सबा, हमें अपडेट कर रही थी। सबा, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूलों को बंद करने की तरफ सबसे आखिर में आना चाहिए। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि स्कूल मुकम्मल बंद नहीं कर सकते। पंजाब में तलबा की स्कूलों में हाजिरी के लिए वैक्सीनेशन जरूरी करार दे दी है। मास्क भी मैंडेटरी है, मास्क के बगैर बच्चों का स्कूल में आना अलाउड नहीं है। जो ऑप्शन दी गई है वो ये है कि 12 से नीचे जो बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन क्लासेस को स्टैगर कर दिया जाए, और बाकियों को जो 100% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं वो 100% क्लासें उसी तरह चलें जिस तरह इस वक्त चल रही हैं। जो वैक्सीनेटेड नहीं है बच्चे उनकी स्टैगर्ड क्लासेस 50% वाली पे, जी 50% एक दिन 50% दूसरे पे। सो ये फैसला इंशाल्लाह ताला आप देखना अगले 24 घंटे के अंदर आएगा।
चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने खुद को करंतना कर लिया है। पाकिस्तान में कोरोना के इलाज की दवा मुतारिफ करवा दी गई है। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा। जी वाजिद। जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और पाकिस्तानियों को जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर सामने आ गई है और मुल्क वायरस कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो दवा है उसको पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवा दिया गया है। चीनी दवा की तारीफ़ी तकरीब जो है वो जामिया कराची के डॉक्टर सलीम-उज़-ज़मा सिद्दीकी ऑडिटोरियम में हुई। दवा का नाम जिनहुआ फिनचिन ग्रेनुलिस है और ये दवा चीन की जोशिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है और ये दवा जो है चीन में कोविड-19 के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की गई और उसके कामयाब तजुर्बे के बाद अब इसको पाकिस्तान में लाया गया है। चीनी दवा की फ़ाइटोकेमिस्ट्री जो है वो जामिया कराची के HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में की गई, जबकि जो तकरीब में जो ये जामिया कराची में मुनक़्क़द की गई उसमें पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नॉनिंग रुंग और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक और वज़ीर आज़म के टास्क फोर्स के जो सरबराह हैं बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अतार रहमान भी मौजूद थे। इन्होंने ऑनलाइन शिरकत की, जबकि इस तकरीब में अमरीका और चीन से भी काफ़ी माहिरीन ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। ऑनलाइन इस हॉल में जो मौजूद थे अफराद उसमें वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर खालिद इराक़ी और प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चौधरी और सेंटर फॉर बायो एक्विलेंस के इंचार्ज और इस तहकीक के प्रिंसिपल प्रोफेसर रज़ा शाह ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया और इस दवा की जो मुफीद असरात हैं और जो तजुर्बे उन्होंने किए उस हवाले से शुरा को आगाह किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद रज़ा इस्फहानी, आपने अपडेट किया। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज की हलाकत का ही मामला है। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब भर में हड़ताल की धमकी दे दी है। कहते हैं किसी डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया गया तो पंजाब भर में हड़ताल करेंगे। हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल और पूरे पंजाब के अस्पतालों में सिक्योरिटी का जायज़ा ले, एडमिनिस्ट्रेशन का जायज़ा ले और इंसाफ हमें दे। अगर तो हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम पूरे पंजाब में इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने फैसले पर डट गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 26 जनवरी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में तलब कर लिया। ज़राए PAC के मुताबिक चेयरमैन नैब को पेश होना होगा, इसलिए नोटिस जारी किया जा रहा है। चेयरमैन PAC राना तनवीर का कहना है कि चेयरमैन नैब के मशकूक ख़त की तहकीकात जारी हैं। अगर साबित हो गया कि ख़त चेयरमैन नैब की इजाज़त से लिखा गया तो उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया जा सकता है। गुज़िश्ता इजलास में चेयरमैन नैब वज़ीर आज़म का नाम लेकर पेश नहीं हुए थे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की वापसी के माहिदे से मुतालिक वज़ारत दाखिला में अहम इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खुसूसी वज़ारती कमेटी के इजलास की सदारत की। मज़ीद इस इजलास का अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बट से। सऊद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान की वापसी के हवाले से जो काबीना ने कमेटी तश्कील दी थी उसका पहला बाज़ाब्ता इजलास आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी और मशीर बराए दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी वज़ारत कानून एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर आला हुकाम ने जो मिनिस्टर्स थे उनको ब्रीफिंग दी कि जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान को एक्सचेंज करने का कानून है उसकी क्या पोजीशन है। बरतानिया के साथ मुजरिमान वापसी के माहिदे को बेहतरीन अवामी मुफाद में दस्तखत करने के हवाले से कमेटी ने फैसला किया और माहिदे को वफाकी काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मजीद मुशावरत पर भी इत्तफाक किया गया। माहिदे को वफाकी काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मुशावरत के हवाले से जितने भी सरकारी अफसरान थे उन्होंने कमेटी को ब्रीफिंग दी। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया कि माहिदे से सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाज़त होगी जिनको मुतल्लिका अदालतें सजा सुना चुकी हैं। बरतानिया से मुशावरत के बाद ही माहिदे को वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुजरिमान की वापसी के माहिदे से मुतल्लिक जो मुज़ाकरात का पहला राउंड है वो अक्टूबर 2019 में हुआ। जी, बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3.5 किलो चरस स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद साकिब की जमानत मंजूर कर ली है। इस्तगासा के केस में सुकुम पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन की खामियों की वजह से बेगुनाहों को सजा और असल मुलजिमान बरी होते हैं। क्या प्रोसिक्यूशन का काम अदालतों को चकमा देना है? इसके हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत किशकोरी से। अमानत बताएगा इस केस के हवाले से।
जी, ये मोहम्मद साकिब मुलजिम थे जिन पर चर्च स्मगलिंग का इल्जाम था और अदालत ने 2 लाख के मुचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने जमानत मंजूर की है और जस्टिस काजी फैज ईसा ने प्रोसिक्यूशन की टीम पर बरहमी का इजहार किया है और जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क किए हैं कि प्रोसिक्यूशन की जो खामियां हैं वो कोई नहीं देखता, सबको शिकायत अदालत से होती है। FIR में अमूमी नाकाबंदी के दौरान मुलजिम से चर्च बरामदगी का दावा किया गया, ताहम पुलिस मुलजमान की वीडियो जो है उन्होंने नहीं बनाई। पुलिस जो है वीडियो क्यों नहीं बनाती, क्या पुलिस वालों के पास मोबाइल नहीं होते? जैसे काजी फैज ईसा ने कहा कि आजकल 2 साल के बच्चे जो हैं वो भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ताहम पुलिस जो है वो इस तरह के संगीन जो मुलजिम होते हैं उनकी वीडियो या तस्वीर नहीं बनाती। क्या अदालत को चकमा देने के लिए या अदालत को गुमराह करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं? जैसे काजी फैज ईसा ने मजीद ये कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो भी अपनी जो रिपोर्ट है वो नहीं दे रहा, क्या वो इंग्लिस्तान में है जो अभी तक तफसीलात नहीं मिली। जैसे काजी फैज ईसा ने कहा कि हैरत है एक्साइज डिपार्टमेंट पुलिस को भी जवाब नहीं दे रहा। तो अदालत में मुलजिम की जो जमानत है वो 2 लाख मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। बहुत शुक्रिया अमानत, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में मरहुमा अल्लाह बचाई के वर्सा को 15 साल बाद इंश्योरेंस की रकम का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने निजी बैंक की इंश्योरेंस रकम अदायगी के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत ने 22,50,000 रुपए की इंश्योरेंस रकम वर्सा को अदा करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर शेख सैयद अस्पताल से 17 साल लड़की अगवा हो गई। मुस्लिम टाउन पुलिस ने लड़की के बाप की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़की के वालिद ने बताया कि बेटी को शेख सैयद अस्पताल चेकअप के लिए लाया, लड़की डॉक्टर के पास चली गई और मैं वहाँ बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो वापस ना आई और काफ़ी तलाश करने के बाद मेरी बेटी नहीं मिली। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताएगा पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से कार्रवाई का आगाज कर दिया है क्या? बिल्कुल, पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस के इस वाले से कहना है कि CCTV कैमरों की मदद से लड़की की तलाश जारी है और ये तहकीकात की जा रही है कि लड़की को अगवा किया गया है या वो फंस गई। अलबत्ता थाना मुस्लिम टाउन में ये मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें नूर मोहम्मद नामी शहरी है, जिसका कहना है कि अपनी बेटी का चेकअप करवाने के लिए वो शेख सैयद अस्पताल गया, वहां पर वार्ड के बाहर मौजूद था और बेटी जो है उसकी डॉक्टर को चेक करवाने के लिए, लेकिन काफी देर वापस ना आई तो उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के इस वजह से कहना है कि वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मौका पर लगे जो CCTV कैमरे हैं उनकी मदद से तहकीकात की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आपने अपडेट किया। अब बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा पेशावर की। वज़ीर आज़म से गवर्नर KP और वज़ीर आला ने मुलाकात की, जिसमें सूबे की सियासी इंतज़ामिया और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर का दौरा किया है और वज़ीर आज़म से गवर्नर KP और वज़ीर आला ने मुलाकात की है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद अजमत से। अजमत, बताएगा इस दौरे का अहवाल। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर का दौरा किया है और वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात में सूबे के सियासी इंतजाम और अमन व अमान की सूरत पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म के मनसूबों को महीना मुद्दत में मुकम्मल करने की भी हिदायत की है और महंगाई के रोकथाम और दखलंदाजों के खिलाफ ऑपरेशन से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। साथ साथ में अवामी फलाही मनसूबों से मुतल्लिक और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत कार्ड से मुतल्लिक भी गुफ्तगू जो थी वो इस मीटिंग का हिस्सा रही। जी, बहुत शुक्रिया सैयद अजमत, आपने हमें अपडेट किया। के वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। DIG अफजाल अहमद कौसर को इस्लामाबाद पुलिस से तब्दील करके उनकी खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गई हैं। मजीद किन किन अफसरान के तबादले हुए हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 20 के अफसर और DIG इस्लामाबाद पुलिस अफजाल अहमद कौसर का इस्लामाबाद पुलिस से तबादला कर दिया गया है। अफजाल अहमद कौसर की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द की गई हैं। पंजाब पुलिस के अंदर पंजाब पुलिस में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा डिप्टी साइंटिफिक एडवाइजर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी शकील अहमद का तबादला किया गया है और शकील अहमद को डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद मुकर्रर किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इन तकर्रुर तबादलों के ज़िम्न में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया बाबर, आपने अपडेट किया।
सिंध हाई कोर्ट में PNT कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात का केस की समाअत के दौरान अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। अदालत का कहना है कि 11-11 मंजिला इमारतों की इजाज़त कौन दे रहा है? अगर ये सब कुछ गैर कानूनी है तो फिर कैंटोनमेंट बोर्ड ने अपने अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की? अदालत का आइंदा समाअत पर जिम्मेदारों की फहरिस्त पेश करने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल बताएगा। कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात का ये केस है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत की। अदालत ने दौरान समाअत कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के वकील से मुकालमा किया और कहा कि ये बताएं कि गिजरी समेत आपकी हदूद में जो 10-10 मंजिला 11-11 मंजिला इमारतें बनाई गई हैं, किसकी इजाज़त से और किस तरीके से कार से बनाई गई हैं, इसका जवाब दिया जाए। दौरान समाअत कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के वकील ने एक बार फिर जामी रिपोर्ट तलब करने के लिए मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने कहा कि आपकी जानिब से जो रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं उस पर अमली इक़दाम देखने में नहीं आते और लंबी लंबी रिपोर्ट्स पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि ये बताएं कि अगर आप ये तस्लीम करते हैं कि ये तमाम की तमाम गैर कानूनी इमारतें हैं तो ये बताएं कि आपने अपने कितने अफसरान के खिलाफ अब तक कार्रवाई की है, उनको शोकाज नोटिस जारी किया है या उनके नौकरियों से मुतल्लिक कोई फैसले किए हैं। जिस पर कैंटोनमेंट बोर्ड के क्लिफ्टन के जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी जानिब से ये इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और जो ये इमारतें हैं गिजरी हो या दीगर उनकी हदूद में 10 मंजिला या 11 मंजिला ये तमाम की तमाम गैर कानूनी है। जिस पर अदालत ने कहा कि आप अपने अफसरान की फहरिस्त अदालत में पेश करेंगे कि जब ये बिल्डिंगें बनाई जा रही थी तो उस वक्त कौन कौन से अफसरान थे और उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को 30 रोज़ की मोहलत दी है और उनसे अपने जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ होने वाले एक्शन की तफसीलात तलब कर ली हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टेट बैंक के बिल पर बहस करने का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं कि हमने मईशत दूसरों के सुपुर्द कर दी, मुल्क के अवाम मजीद तकलीफ का शिकार होंगे। अगर इस बिल के तमाम मामला अवाम के सामने नहीं रखे तो ये बिल रिवर्स हो जाएगा। कोई ऐसी शक नहीं कि स्टेट बैंक नाकाम हो जाएगा, तो कोई उसे पूछने वाला तो हो। एक और बिल पास हुआ कौमी असम्बली में जिसमें कोई बहस न हुई, ना कोई तरामीम सुनी गई, ना कोई बहस हो सकी। इसके बहुत गहरे असरात पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेंगे। पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लिमान से लेकर स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई और वो स्टेट बैंक जो ऑटोनमस तो 1956 के एक्ट के मुताबिक है, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मामलात से आज़ाद है। यानी हुकूमत जो चाहे अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहे, मुल्क को तरक्की देना चाहे, मुल्क के अंदर रोजगार देना चाहे, मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करे, वो स्टेट बैंक के ताबे है। उसकी पॉलिसी स्टेट बैंक की अब ताबे होंगी। मुल्क का अगर ये एक्ट पास हो जाता है सेनेट से तो मुल्क का स्टेट बैंक जो है ना वो हुकूमत की सुनेगा, ना वो पार्लिमान की सुनेगा और ना ही उससे कोई पूछ सकता है। वो शराइत जो पहले मालियाती इदारे जिस तरह IMF है वो पाकिस्तान पर लगाते थे, आज पाकिस्तान का स्टेट बैंक लगाना शुरू कर देगी। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सरबराह शर्जील गोपलानी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में 15% इजाफा हुआ है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो कि इस वक्त शर्जील गोपलानी के हमराही मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें हुकूमत की जानिब से एक और बार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद अगर शहर में बात करें तो पेट्रोल जो है वो इस वक्त 148 और डीजल की कीमत में भी जो है तकरीबन 3 रुपये का ही इजाफा किया गया है। कारोबारी अफराद इस पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे को किस तरह देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सरबराह हैं शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील साहब, ये बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, 148 रुपये तक पेट्रोल हो चुका है। ताजिर बरादरी इसको पूरे को किस तरह देख रही है? देखिए, महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है और पेट्रोल तो मेन चीज़ है कि जो भी आपकी कारोबार होना है या जो भी आपके नकलो अमल है वो पेट्रोल पे जो है डिपेंड रखती है। आज जब दुनिया में जो आपका नया इंटरनेशनल मार्केट में $83 का रेट है, $83 का अगर आप कंपेयर करते हैं 158 जो लीटर बनता है एक बैरल के अंदर, तो 93 रुपये की कॉस्ट आ रही है आपकी परचेजिंग। आप उसके ऊपर 20% ऊपर भी लगा दें तो आपका 104 रुपये में जाता है, लेकिन 148 रुपये में पेट्रोल बेचना ये हुकूमत की मंतक समझ से बाला तर है। हुकूमत जो है इस वक्त तो महंगाई का तो तूफान आया हुआ है, किसी तरीके से भी आम आदमी को और ताजिरों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, शर्जील गोपलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त अगर महंगाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो है वो दिखाई दे रहा है और उनका यही कहना है कि हुकूमत फिलफौर जो है वो ऐसे इकदाम करे कि जिससे आवाम को और
ताजरों को जो है वो रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया अबीब, आपने अपडेट किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गलियात अयूबिया में बर्फबारी, एबटाबाद शहर में हल्की बारिश जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शांगला के बालाई इलाकों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद सर्दी की वजह से बाजारों में रश ना होने के बराबर, सड़क पर बर्फ जमने की वजह से ट्रैफिक रवानी सख्त मुतासर हो रही है। खैबर की वादी अतीरा में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू, जबकि बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी एक बार फिर मफलूज होने लगा है। गुज़िश्ता हफ्ते पड़ने वाली बर्फ भी ताहाल नहीं हटाई जा सकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।